गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट अफेयर्स सेट 10 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जुलाई 2024 के सारे करंट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते थे? ये होगा यूएसए। ठीक है, यूएसए ने टोटल जो है 126 मेडल जीते थे। इसमें कुछ डेटा आप याद रखिएगा। पहला कि पेरिस ओलंपिक का कौन सा चल रहा है? 33वां संस्करण चल रहा है। दूसरा, ये खेल जो है 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त तक आयोजित हुआ था। एक तीसरा याद रखेगा, इसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट भाग लिए थे। अब 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। 32 खेल भी था, तो ये भी याद रखेंगे, और 10,000 से अधिक एथलीट से ये भी याद रखेंगे। डेट कौन सा था ये भी याद रखेंगे। उसके बाद ये भी याद रखेंगे कि यूएस पेरिस ओलंपिक में 40 स्वर्ण पदक, 44,000 और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल के टेबल पे पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन जो है दूसरे स्थान पर रहा है। ये भी याद रखेंगे। टोटल 126 जो है यूएस ने जीते थे। दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? ये 71वां स्थान पर था। भारत ने सिर्फ 6 जीते हैं, इसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। तीसरा, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये होंगे टीबी सोमनाथन। ठीक है। 4 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया? ये होगा मालदीव के साथ। ऐसा ही क्वेश्चन सीडीपीओ में आया हुआ था, जेपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में, कि किस देश के साथ था। उसमें मालदीव का ऑप्शन दिया था, जबकि वही ऑप्शन करेक्ट था कि नहीं था, किस देश के साथ समझौता नहीं हुआ है। तो मालदीव के साथ अब शुरू होने वाला है। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा इसको याद रखिएगा। जयशंकर ने मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग के दूसरी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा के, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है 2018 में एथलीट आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे, पहले थे भी। ठीक। 6 नंबर, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो हाथी दिवस मनाया जाता है वो उसको संरक्षण के लिए मनाया जाता है, उसकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए बढ़ाया जाता है। देखिए, खुद ये वेबसाइट पे लिखा हुआ था, दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियां, उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक। हाथी को पारिस्थितिकीय तंत्र में संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 7 नंबर, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये हैं रवांडा के। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये करंट में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इस इतने राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है, बट रवांडा के राष्ट्रपति में ऐसी क्या बात है? देखिए, बात ये थी कि रवांडा के राष्ट्रपति जो थे पॉल कागामे 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। तो इनको इतना वोट मिला है। ये वोट जनरली किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री को लीजिएगा या कहीं के राष्ट्रपति, ज्यादातर 50% 55% के ही आसपास वोट मिलता है। इनको 99% वोट मिला हुआ है, इसलिए करंट का क्वेश्चन बना हुआ है। 8 नंबर, फॉर्च्यून ग्लोबल 5,500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आज के समय में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना टैक्स पेमेंट करती है, ये गृह मंत्रालय के बजट के आसपास होता है। यानी एक इंडस्ट्री के पेमेंट से भारत की पुलिस जो है, पुलिस व्यवस्था चल रही है। इसलिए ये सबसे बड़ी बनेगी। भारत भी ये सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। ठीक है, क्या लिखता है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बनी हुई। साल 2024 के रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़कर 86वां रैंक पर पहुंच गया था। अब 2024 में 9 भारतीय कंपनियां शामिल है, जिसमें से एसबीआई 57 पोजीशन पर है। अब वो 178वें पोजीशन पे पहुंच गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितने? अभी हमारा 6.50 पर यानी 6.5%। इसमें आप रेपो रेट का डिफिनेशन भी ध्यान लेंगे। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। 10 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब 5 लाख कर दिया गया। यानी अब आप गूगल पे और फोन पे से, पहले 1 लाख तक का लिमिट था पेमेंट करने का मैक्सिमम,
अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। 11 नंबर, चांदीपुरा वायरस संक्रमण से किस राज्य के बच्चों की मृत्यु हुई? ये गुजरात के बच्चों की मृत्यु हुई। चांदीपुरा वायरस के बारे में आपको पूरा विस्तृत जानना होगा। ये क्वेश्चन करंट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है जो हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट बता रहा है? चांदीपुरा वायरस, इसका कोड यही है CHPV। इसकी पहली पहचान जो है 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू प्रकोप के दौरान हुई थी। यह संक्रमण मध्य भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्थानिक बना हुआ है, जहां सैंड फ्लाई अधिक संख्या में पनपते हैं। सैंड फ्लाई मतलब जो मक्खी और मच्छर टाइप के होते हैं प्रजाति, वो इसमें ज्यादा पनपते हैं। ठीक, सैंड फ्लाई के बढ़ते प्रजनन के कारण मानसून के मौसम में इसका प्रकोप अधिक होता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि चांदीपुरा वायरस जो है संक्रमण से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन जो है ऑर्बो वायरस, ये कथन सही है। सिर्फ सैंड फ्लाई की विभिन्न प्रजाति से फैलता है, ये भी सही है। यह मुख्यतः 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, ये भी कथन सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका विस्तृत देखते हैं जो वेबसाइट पे दिया हुआ था। यह आर्बो वायरस है, ठीक है, रेबिडो विरिडो फैमिली का जो पाया जाता है ये। ठीक, इस वायरस में क्या होता है, आप बोलोगे सर ये फैमिली वाले क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि मादा जो बच्चे देती है, अंडे देती है, वो लगभग 4000 से 5000 देती है। 4000 से 5000 बच्चे देने, इसका प्रजनन बहुत तेज होता है और एक ही मतलब मानसून में ये बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैल जाते हैं। दूसरा, और इसमें क्या लिखा हुआ है? CHPV फ्लैंड फ्लाई की विभिन्न प्रजातियां फैलाता है। कौन कौन सा देखा? प्लेबोटोमाइन, सैंड फ्लाई, प्लेबोटोमस, पाटासामी और मच्छर जैसे एंडीज एजेक्टी डेंगू के लिए मेन कारण होते हैं। ठीक, इसलिए ये सभी याद है कि पतंगा वो सब भी जो होता है इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, यह मुख्यतः 15 वर्ष की आयु को प्रभावित करता है, ये भी क्वेश्चन में था। अब एक इसके लक्षण क्या क्या है? वायरस इस कीड़े की लार ग्रंथियों में, ठीक है, रहता है और उसे काटने से फैलता है। ठीक, CHPV केंद्रीय के तंत्रिका यानी आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सोचने के लिए क्षमता कम कर देगा, सर में चक्कर आएगा, जिससे क्या होता है मस्तिष्क में जो है सूजन आ जाता है। अब और क्या क्या लक्षण है? इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, सर, शरीर में पीड़ा, सिरदर्द आदि, मानसिक स्थिति में बदलाव, इंसेप्टाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, रक्तस्राव, यहाँ तक कि एनीमिया का कारण भी बनता है। ये इतने इसके लक्षण है, आप ये लक्षण याद रखेंगे, ये साइंस में पूछा जा सकता है। ठीक, अब उपचार के लिए इसका क्या होगा? देखिए, वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, इसलिए देखभाल और लक्षणात्मक उपचार इसका यानी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसका कोई अभी एंटीवायरस नहीं बना है और ना ही इसका कोई अभी वैक्सीन तैयार हुआ है। ये जितने भी इधर के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन साइंस में पूछे जा सकते हैं। 13 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। अब ये क्वेश्चन करंट में इसलिए बना है कि 2022 में इसमें कुछ संशोधन हुआ है। पहले ये देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के अंग्रेजी स्वतंत्रता से मिलने वाले कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 2047 के संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी बात है क्यों है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सफर है। 1906 में वंदे मातरम, 1907 में वंदे मातरम, ये साइन था हमारा। 1917 में ब्रिटिश बन गया था, 1921 में चरखा, 1931 तक चरखा ही रहा और 1947 में हमने नए वाले को स्वीकार किया है। 15 नंबर, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के कानून में क्या प्रावधान है? जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है यह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए, ये कथन सही है, आप भी जानते हैं। क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए और पूरी तरह से निजी तौर पर निस्तारण करना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, क्षतिग्रस्त तिरंगे का निस्तारण करने के लिए 2 स्वीकृत तरीके हैं, उसमें से एक है दफनाना या जलाना, यानी झंडा अगर खराब हो जाए, फट जाए, उसको या तो जला दीजिए या तो उसको दफना दीजिए। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब है कि इसमें चेंजिंग क्या क्या किया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 2021 में संशोधन करते पॉलिस्टर और मशीन से बने ध्वज की अनुमति दे दिया गया। पहले यह हाथ से बनता था, अब है कि मशीन से बनेगा, क्योंकि अब सभी लोग झंडे फहराते हैं और घर घर में झंडे फहराए जाते हैं, इसलिए कर दिया। दूसरा, फिर वर्ष 2022 में ध्वज को दिन रात फहराने की अनुमति दी गई। ये सारी अनुमति जो होती है सुप्रीम कोर्ट से दी जाती है। ठीक, 2022 में फिर चेंजिंग कर दिया गया। पहले पॉलिस्टर का नहीं बनता था, खादी का बनता था, अब पॉलिस्टर बनाने लगे हैं। दूसरा,
भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 2 बार संशोधन किया गया। 2021 में जो किया गया पॉलिस्टर से बने के लिए, 2022 में जो किया दिन और रात दोनों में फहराने की अनुमति दी गई, यही है। दूसरा, इसकी लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं 3:2 में होनी चाहिए, तो ये आपको भी पता है, ये आयताकार होता है, ये भी आप जानते होंगे। 16 नंबर, रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन के मुख्य तथ्य क्या है रूस में? पहला तो ये है कि $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया व्यापार का, ये सही बात है। दूसरा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसी परियोजना पर सहमति दी है, ये भी कथन सही है। भारत के इसरो और रूस के रोस्कोमोस के बीच में साझेदारी किया गया, यानी अब हम लोग दोनों स्पेस पे साथ में मिलकर काम करेंगे। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, अब है कि ये कॉरिडोर क्या है, इस कॉरिडोर को मैं आपको मैप से समझाता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये रहा हमारा मैप। इस मैप में जब ये इधर से हम चलते हैं, ये रास्ता अपनाते हुए और इस रास्ते को अपनाते हुए हम नॉर्थ बाल्टिक कोसी से सेंट पीटरबर्ग पहुंचते हैं। इस पूरे काम में जो है 40 दिन लगता है। अब ये रास्ता हम ऐसे अपनाएंगे और इस काम में 20 दिन लगेंगे, पर इसीलिए ये एग्रीमेंट किया गया है कि ये रास्ता जो ट्रेडमार्क हमारा इतना बड़ा था कि इतना दूर जाने में समय लगता है, कुछ खाद्यान्न की बर्बादी भी होती थी, तो वो अब यहाँ नहीं होगी और हम इधर से आराम से पहुंचेंगे, समय कम लगेगा, व्यापार थोड़ा तेज होगा, इसलिए ये रास्ता अपनाया गया है। ठीक, 17 नंबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उस सम्मान का नाम क्या है? उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल। एक नंबर, ये सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है वैसे वहाँ का ये सम्मान होता है। अब है कि भारत रत्न जो दिया जाता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। भारत रत्न जिसको मिलता है उसको अरेस्ट करने से पहले गृह मंत्रालय का परमिशन लेना होगा, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर एफआईआर करने से पहले गृह मंत्रालय का परमिशन आवश्यक है। दूसरा, जिसको भारत रत्न मिलता है उसको हवाई जहाज पे फर्स्ट क्लास में, जिसको इकोनॉमी क्लास बोलते हैं, उसमें ट्रेवल करने के लिए जिंदगी भर के लिए मुफ्त कार्ड मिलता है, वो आराम से करता है, वो अपने साथ किसी एक को लेके भी जा सकता है। यहाँ तक कि रेलवे की जो फर्स्ट क्लास एसी है उसमें भी वो खुद और अपने एक साथ किसी को भी लेकर के ट्रेवल कर सकता है, वो भी पूरी जिंदगी। तीसरी और चौथी बात कि वो दुनिया के किसी भी देश में घूमेगा तो उसके होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, वो चाहेगा तो एम्बेसी में भी वो आराम से रुक सकता है, ये उसकी व्यवस्था रहती है। ये चार उसके मैन है। अब है कि क्या भारत रत्न दूसरे देश के नागरिक को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, जैसे नेल्सन मंडेला को मिला है। 18 नंबर, मास्को पिरो जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये पेरू में पाई जाती है। अब इस जनजाति के ऊपर क्यों करंट अफेयर क्वेश्चन बना, तो ये देख लेते हैं। हाल ही में अतिक्रमण और भोजन और सुरक्षा की तलाश के कारण पेरू में पूर्व काल से ही संपर्क विहीन रहे मास्को पिरो जनजाति पाई गई है। यदि अक्सर जो होता है जंगलों के इलाके में रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अधिक से अधिक अतिक्रमण होने लगे तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए इनको बाहर आना पड़ा, तो पता चला ये इस जनजाति के थे। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति है ये, याद रखिएगा, यानी संपर्क रहित जनजाति है, जिसे 750 से ज्यादा सदस्य हैं। वे पारंपरिक रूप से अमेजन वर्षावन के अलग अलग जलों में रहते थे। यहाँ ये जनरली जो होता है वर्ल्ड से कटे हुए रहते हैं, इसलिए इनके बारे में खोजबीन नहीं हो पाई थी। 1880 के दशक में रबड़ बूम के दौरान रबड़ के दिग्गज व्यापारियों ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया, उन्हें गुलाम बनाया और गंभीर अत्याचार किया था। ये पहले भी थे, बीच में ये वर्ल्ड से कट गए थे। अब देखिए अभी क्या हुआ है पेरू में। देखिए पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के स्थित यह देश जो है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, अमेजन के आसपास का बेसिन भी रहता है हमारे पास। ठीक, एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके आसपास का है। इसकी जो वातावरण है उष्णकटिबंधीय है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है लिथियम, सीसा, जस्ता, सोना, तांबा और चांदी पाया जाता है। वर्ल्ड के मैप में अगर आप देना चाहें तो पेरू हमारा यहाँ पे है, ये पूरा देश पेरू का है। ये रहा, इधर इक्वेडोर है, इधर कोलंबिया है, इधर ब्राजील है, नीचे आएंगे बोलिविया और चिली भी है, इधर ये पूरा पूरा जो है पैसिफिक ओशन का देश है। ठीक है, ये पूरा अधिकांश जनजातियां जो है इस क्षेत्र में पाई जाते थे, ये क्योंकि अमेजन के आसपास का क्षेत्र बनता है, इधर पाई जाती थी। 19 नंबर, असम के मोईदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। मोईदाम क्या है? मोईदाम जो है शाही परिवार के लिए बनी हुई कब्रगाह है। ठीक, अब इसको वर्ल्ड के या असम के मैप पे देखते हैं। ये है मोईदाम,
ठीक है, एक कब्रगाह है, अंदर रखा जाता है। ये पूरा एक गेट होता है एंट्री, ऐसे करके रखा जाता है और यहाँ पे जो है उसके वंशजों का नाम जो है लिखा हुआ रहता है। अब जानते हैं ओहम जनजाति के बारे में। ये जो वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं उसमें एक चीज और आपको जानना पड़ेगा कि ये ओहम जो है ये असम का मैप है हमारे पास। ओहम हमारा यहाँ पे है। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो तो ओहम किंगडम का कौन सा था तो आप देखिएगा ये वर्ल्ड के मैप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पूरा असम का क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक। ओहम राजवंश ने 600 वर्षों तक शासन किया, जब तक कि वर्ष 1826 में याडवो की संधि के बाद में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा नहीं कर लिया। इन असम पे कब्जा होने के बाद ही ये जो है यहाँ से हटे थे। दूसरा, ओहम के बारे में और जानना होगा। ओहम साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1228 में असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में हुई थी और इसमें 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी थी। 600 वर्षों तक, बहुत लंबा समय था। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में शासन छोलुम सुक्फा ने वर्ष 1253 में किया था, ठीक। चराई देव उसकी प्रारंभिक राजधानी थी, ये भी याद रखेंगे, जो गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पूर्व 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित है हमारे पास, ठीक। ये गुवाहाटी है हमारे पास, क्षेत्र देख रहे हैं, इसी के आसपास उसका जो है वो राजधानी भी था। दूसरा, अब आते हैं विश्व धरोहर सूची में देखते हैं क्यों इसके ऊपर बातें हो रही है। इसके ऊपर बातें इसलिए हो रही है कि इसको विश्व धरोहर सूची में डालने की बातें चल रही है। यानी ये जो ओहम साम्राज्य का जो है हमारे पास मैदान जो है उसको डालने की बातें चल रही है। हाल ही में विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र के दौरान ओहम राजवंश के मोइदाम को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत पहली बार जुलाई 2024 में नई दिल्ली में होने वाले इस सत्र की मेजबानी कर रहा है। यानी ये जो भी हुआ ये भारत में ही हुआ है जुलाई में। वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 168 देशों की 1199 संपत्तियां शामिल है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर धरोहर सूची में डालने से क्या होता है। इसकी देखरेख जो होती है यूनेस्को के अंदर हो जाती है और यही कारण है कि आप इसमें तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। जो जैसी स्थिति में उसको वैसा ही रहने देना पड़ेगा। इसलिए देखिए, मोइदान यह असम के चराईदेव जिले के ओहम साम्राज्य के शहरी परिवारों की बनी हुई कब्रगाह है। 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है, ठीक। इसका निर्माण मुख्य रूप से मिट्टी ईंट के पत्थर से किया जाता है। बाहरी संरचना में आमतौर पर मिट्टी का एक टीला होता है जो अक्सर ईंट तथा पत्थर की दीवार से घिरा होता है, जो भी हम लोग मैप यहाँ पे डायग्राम में देखे थे। इसमें ओहम साम्राज्य के शाही परिवारों के सदस्य के पार्थिव अवशेषों को दफनाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ कुछ अवशेषों को गंगा में दफनाने का उद्देश्य है, इसलिए हमारे यहाँ गंगा में दफनाते हैं, ये लोग इसमें जो है इसमें डालते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद ओहम शासनों ने हिंदू दाह संस्कार की पद्धति को अपनाया और चराई देव ने दाह संस्कार की बची हड्डी और राख को दफनाना शुरू कर दिया। ओहम राजवंश की दो दफन पद्धतियां चीन के प्राचीन शाही मकबरे और मिस्र के पैरोड के समतुल्य है। जैसे वहां पे होता था मिस्र का, वैसे हमारे यहाँ भी है, ठीक। इसी में दफनाया जाता है। अब कौन कौन है? भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल है, 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है हमारे पास, ठीक है। नवीनतम जो है शांति निकेतन 2023 में और होयसल का पवित्र मंदिर 2023 में शामिल किया जाता है। आप ये भी याद रखें। इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके नोट्स में भी काम आएगा और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं। अब ओहम साम्राज्य किस राज्य से संबंधित है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन को यहाँ अगर ऐसे घुमा के पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जो है करंट का बन जाएगा। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन करंट का है, लेकिन इसी का अगर बैकग्राउंड पूछ दे तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का बन जाता है। और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी में बनते हैं वो भी करंट से रिलेटेड ही बनते हैं। करंट का ही ट्रेंड उस क्वेश्चन को बनाता है। ये सब क्वेश्चन अगर डाले जाएंगे तो ये करंट से ट्रेंड पे बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, मिनामी तोरिशिमा द्वीप किस देश में? ये जापान में है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ भी हाल में खनिज भंडार की खोज की गई है, इसलिए इसका जो खोज किया गया है, ठीक है। शोधकर्ता ने अनुमान लगाया कि मिनामी तोरिशिमा द्वीप के निकट समुद्र तल से लगभग, ठीक है, 6,10,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 7,40,000 मीट्रिक टन निकल पाया गया है। ये कोबाल्ट और निकेल। अब ये क्वेश्चन साइंस में भी बन सकता है कि कोबाल्ट और निकेल का उपयोग क्या होता है। देखिए कोबाल्ट और निकेल दोनों जो है ईवी बैटरी के लिए आवश्यक घटक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, इसलिए से बनाया जाता है। अब इसको बनाने से क्या होता है कि क्षतिपूर्ति कम होती है, 61% क्षतिपूर्ति कम होती है। कैथोड के अधिक गर्म होने से बचाने और बैटरियों को जीवन काल को बढ़ाने के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि मैग्नीज बैटरी का कैथोड आवश्यकता
61% ही पूरा कर पा रहा है। यानी सिर्फ इससे नहीं होगा, जब तक आप कोबाल्ट का नहीं करेंगे तब तक हम पूरी रूप से जो है ईंधन पर आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। ठीक, ये द्वीप कहाँ पे है? वर्ष 1543 में खोजा गया मिनामी तोरिशिमा द्वीप जापान से 1225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में एक प्रवाल द्वीप है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, ये देख लेते हैं, मैप में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र है, ये जापान का क्षेत्र है। इस जापान में आप देख रहे हैं ये पूरा जो है वो क्षेत्र हमारे बना हुआ। ठीक, ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का। अगले सेट में हम फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके काम का होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स में काम आए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे राजस्थान पीएससी हो। ओके, गुड डे, जय हिंद और जोहार।